हिमाचल तहलका न्यूज पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से प्रदेश में सिनेरियो बना हुआ है, कांग्रेस सरकार जिस तरह से अभी सत्ता में है, लेकिन उस मामले को लेकर आज हम आपके बीच में लेके आए हैं। राजनीति में जिनकी काफी अच्छी पकड़ है और जो राजनीति में एक अपना बड़ा कद रखते हैं। बात की जाए इनकी तो इनका जन्म जो है 1967 में होता है। ये पंसाई पंचायत से संबंध रखते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे हम किन के बारे में आपको बता रहे हैं और किन व्यक्तित्व से आपको मिलवाने जा रहे हैं। तो इनका नाम है विजय अग्निहोत्री जी। ये भाजपा की तरफ से इस बार उम्मीदवार थे, मात्र थोड़े से वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर इनका कार्यकाल देखा जाए, 2012 में पहली बार ये मर्तबा विजय हुए थे। उसमें इनका जो कार्यकाल था उसमें काफी बड़ा इन्होंने योगदान दिया था नदौन विधानसभा क्षेत्र को लेकर। तो आज हमारे बीच में मौजूद हैं विजय अग्निहोत्री जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज पे। धन्यवाद, आपका भी हार्दिक स्वागत है। सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज वर्तमान सरकार की जो स्थिति बनी हुई है, खासकर लोकसभा चुनावों को लेकर? वर्तमान में जो प्रदेश सरकार है वो कोमा में है, आईसीयू में है और काउंटडाउन उसका शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में जिस पर तरह से 9 विधायक जो उनको समर्थन कर रहे थे वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं जी। और अब बाई इलेक्शन में वो सारे के सारे बीजेपी के टिकट से जीतकर इस प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और ये जो सिनेरियो आज बना है इस प्रदेश में, अगर उस के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराना हो जी, तो वो इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय विधायक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। वो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह सरकार चलाने की कोशिश करते रहे। कार्यकर्ताओं को, विधायकों को मान सम्मान नहीं मिला, काम नहीं होते थे। और तो और आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपनी कंस्टिट्यूंसी में भी पिछले 14-15 महीनों में कोई विशेष काम करवाने में असफल रहे। झूठे वायदे किए, वायदे करके उनको केवल एक बहाना मिल गया कि जी धन नहीं है, फाइनेंशियल क्रंच है। और फाइनेंशियल क्रंच को लेकर पूरे 14-15 महीने रोते रहे। और जब उनकी सरकार जाने लगी तो उन्होंने आनन फानन में घोषणा शुरू कर दी। और मुझे इस बात का हर्ष है कि हमने जो पिछली सरकार के समय में प्रदेश में जो विकास के कार्य किए थे और विशेषकर नदौन विधानसभा क्षेत्र में जो हमने आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, जब मैं HRTC का वाइस चेयरमैन था, उस समय जो इस विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के काम हुए और बहुत से संस्थान खुले जी, उन संस्थानों को बंद करने का काम आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने किया। और उसमें से अब उनको वो दोबारा से खोलने पड़ रहे हैं। चाहे वो जल शक्ति विभाग का डिवीजन है, अब हाल ही में उन्होंने गलोड़ में कॉलेज को दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। तो इस बात की हमें खुशी है कि मुख्यमंत्री हमारा अनुसरण कर रहे हैं, ही इज फॉलोइंग मी जी। और उन्होंने जो उस समय तर्क देते थे कि जी इसके कारण से हमें ये बंद करने पड़े, वो वैसे के वैसे ही उनको दोबारा से शुरू करने पड़े। उन्होंने उसमें कोई भी एडिशन कुछ नहीं किया। उस समय क्या लग रहा था कि बदले की भावना से ये किया गया या क्या ऐसा कारण रहा होगा? मेरे को तो ये लगा कि जिस तरह से उन्होंने जब मुख्यमंत्री बनने के पश्चात वो 2-2.5 महीने के बाद यहाँ आए, तो यहाँ आने के बाद फिर दोबारा चले गए, फिर 1-1.5 महीने बाद आए, तो उन्होंने सोचा कि मेरा नाम कैसे दीवारों पे आ सकता है जी। अब उनको काम तो कोई दिख नहीं रहा था, क्या करें। तो उन्होंने सबसे पहले जो मिनी सचिवालय नदौन, जिसका काम भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ, जिसकी घोषणा आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी करके गए थे, उसका उद्घाटन आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने कर दिया था। तो जब कर दिया तो चुनाव आचार संहिता लग गई, वहाँ शिफ्ट नहीं हो पाए थे ऑफिस जी। तो जब उन्होंने उसको शिफ्ट हुए तो उन्होंने उसके एक और बड़ा वहाँ बोर्ड लगाया और उसमें लिखा शुभारंभ। अभी नया कंसेप्ट, एक नया व्यवस्था परिवर्तन इस प्रदेश में हुआ कि जिसका उद्घाटन हो गया था उसको उन्होंने शुभारंभ शुरू कर दिया। इसी तरह से उनको लगा डिवीजन खुल गया, ये कॉलेज खुल गया, ये वहाँ पटवार सर्कल खुल गए, फलाने हो गए, इनके उद्घाटन हो गए, इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, तो मैं क्या करूँगा।
तो उन्होंने वो बंद कर दिए। पहले बंद करेंगे फिर दोबारा फिर शुरू करेंगे तो अपना नाम लग जाएगा। तो केवल अपना नाम लिखाने का ही चक्कर मेरे को लगता है। यहाँ जो भी काम आज की डेट में हो रहे हैं, चल रहे हैं, चाहे वो सड़कों के काम हैं, चाहे वो टूरिज्म के होटल का काम होगा, चाहे कोई अन्य काम है, तो वो सारे भारतीय जनता पार्टी के समय में सैंक्शनड हैं, उनके बजटेड हैं, उन्हीं कामों को करवा रहे हैं। और केवल और केवल इतना कि जी मेरे पास पैसे नहीं है या इसका हो गया है, केंद्र सरकार कुछ कर नहीं रही है, आपदा आई तो आपदा के बाद भी उन्होंने भाई भतीजावाद अपने भी जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है या कांग्रेस के ऑफिस से जो सैंक्शन होके जाएगा उसी का डंगा लगेगा, उसी को मकान मिलेगा। किसी का मकान बेचारे के पास रहने को जगह नहीं है, उसको नहीं मिल रहा है। जिसका मकान अपना बना हुआ लेकिन पुराना मकान गिरा तो मकान के बदले 7 लाख रुपया उसको मिल रहा है। ऐसे बहुत से काम और पूरे प्रदेश में ऐसा हो रहा है। लेकिन नदौर विधानसभा क्षेत्र में तो विशेषता मतलब जो हमने एक आशा हमें बंधी थी, लोगों को बंधी थी कि यहाँ के मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बनने के पश्चात कुछ नहीं कर पाए। लोगों को केवल पद नहीं चाहिए, उनको काम चाहिए, काम चाहिए, तो वो काम करवाने में असफल रहे। इस करके इस बार लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों सीटें पहले भी पिछले आम चुनाव में भी हमने जीती थी, इस बार भी दोबारा से चारों की चारों सीटें दोबारा जीतेंगे, अच्छी मेजॉरिटी के लीड के साथ जीतेंगे। और उसके साथ साथ 9 जो उपचुनाव अभी विधानसभा के होने हैं उनमें से 9/9 जीतेंगे और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अभी सर आपने लोकसभा चुनावों की बात की, लेकिन भाजपा ने तो अपने कैंडिडेट तय कर दिए, लेकिन कांग्रेस अपने कैंडिडेट तय नहीं कर पा रही है। क्या कारण लग रहा है आपको इसके पीछे? हो सकता है कि मोदी जी की नीतियों, मोदी जी के कामों को देखते हुए, मोदी जी के विकास और विरासत, मोदी जी का जो सीमाओं को सुरक्षित, सेनाओं को सशक्त करने का काम, जो विदेश नीति में मोदी जी की रही, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम जो मोदी जी ने पिछले 5 वर्षों में किया, जो गरीब कल्याण का काम मोदी जी ने किया, उसके चलते इनको ऐसा लग रहा होगा कि हम भी मोदी जी को वोट दे दें और बाई दे दें जी, तो हो सकता है निर्विरोध भी भाजपा चुनी जाए। अब यही है, बाकी नहीं, ये जो करेंगे इनके पास कैंडिडेट नहीं है। जो कैंडिडेट ये सोचते हैं वो दूसरे दिन मना कर देता है, और जब मना कर देते हैं तो इनको और समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे जब इनके विधायक जो चुन के गए थे वो इनको छोड़ रहे हैं, इनके कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं, तो फिर इनको मुश्किल तो है। अभी आपने जैसे कांग्रेस की बात की, नेताओं की, कांग्रेस में एक बड़ा कद्दावर नेता के रूप में देखा जाए तो रानी प्रतिभा सिंह जो कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है और मंडी से लोकसभा चुनाव भी जीता था उन्होंने पिछली मर्तबा, इस बार उन्होंने मना कर दिए। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंतर कला है या कुछ और कारण हो सकते हैं? देखो सर, अब भी अगर ये प्रश्न हो कि कांग्रेस के अंदर कला है कि नहीं है, अंतर कला है कि नहीं है, तो वो ये तो आम बच्चे को पूछ लो, अंतर कला तो है ही है जी। अंतर कला के साथ साथ इनसिक्योरिटी भी है। और अभी हाल ही में जो बीजेपी में आए हैं सुधीर शर्मा जी, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री हैं जी, इसके बाद कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। और इस करके डूबते जहाज से छलांगे ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, बहुत जगह कर चुके हैं। अभी इन्होंने किनारा किया है, उसके बाद छलांग भी हो सकती है जी। तो ये प्रतिभा सिंह जी भी सोचते हैं कि क्यों मैं अपने आप को ऐसे ही हार का तगमा लगाऊं, मैं सीटिंग ही मैं मना कर दिया जी। अच्छा, कांग्रेस में जैसे जो 6 बागी नेता थे उनमें से अगर 5 की बात की जाए, एक विधायक जो मर्तबा चैतन्य शर्मा जी पहली बार जीते हैं, लेकिन जो 5 नेता हैं वो कांग्रेस काफी कद्दावर नेता के रूप में देखे जाते हैं। जैसे बड़सर से विधायक लखनपाल की बात की जाए, लेकिन इन दिग्गज नेताओं को कांग्रेस छोड़ने का कारण क्या लग रहा है विजय अग्निहोत्री जी आपको? देखो, जो उनके वक्तव्य हैं जी और जो समाचार पत्रों, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो तो प्रमुख कारण उनका एक ही है कि उनको पिछले 1 वर्ष में वो विधानसभा के चुने हुए नुमाइंदे थे, लोगों के काम लेके जाते थे, उनके काम नहीं होते थे, उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता था, उनको जलालत सहनी पड़ती थी,
जिस दिन राज्यसभा का चुनाव था तो उस राज्यसभा चुनाव से पहले जब वो बैठे तो एक विधायक बोलते हैं कि हमने कहा कि यहाँ कैंडिडेट हिमाचल का भी हो सकता था जी, आप बाहर से ले आए। तो बोले मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपको आदेश कर रहा हूँ, आपसे परामर्श नहीं मांग रहा हूँ, आपसे सुझाव नहीं मांग रहा हूँ। जब एक चुनाव व्यक्ति 3-4 बार से विधायक है, लोगों के काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने सींचा है, ऐसे व्यक्ति को जब ऐसे आप लोगों के बीच में जलील करेंगे तो वो कितने दिन अपमान सहेगा, और अपमान सहना ये ह्यूमन नेचर में नहीं रहता है जी। और जब इंसान को जलील करेंगे, आप उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, आप उनकी इच्छाओं को मारेंगे, आप उनके काम नहीं करेंगे, तो वो क्यों आपके साथ रहेंगे? नंबर 1। नंबर 2 कि जब आप इस बदले हुए परिवेश में, जब इस देश में एक राष्ट्रवाद का नया दौर चला है, यहाँ विकास के साथ साथ विरासत को भी आगे ले जाने का काम हो रहा है, ऐसे में जब कोई ऐसा पर्व यहाँ आता है समाज में, तो वो लोग बोलते थे कि जी हम आइसोलेशन में होते थे। दिवाली में हम आइसोलेशन में जी, होली में हम आइसोलेशन में, 22 जनवरी को पूरा विश्व राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आनंद उठा रहा था, उत्सव मना रहा था, तो भी हम घर में अपने परिवार के साथ दुबक रहे थे, अंदर दुबके हुए बैठे हुए थे। तो ऐसे जब व्यक्ति को फीलिंग होती है कि हम देश समाज के लिए, या हम वास्तव में जो हमारे जीवन मूल्य हैं, जो हमारी जीवन पद्धति है, जिसके साथ हम करोड़ों वर्षों से जुड़े हुए हैं, उसको भी हम एक पार्टी की गलत विचारधारा के कारण से दबाना पड़ रहा है, तो वो भी एक दबाव था जी। इस करके ये सारे जब इशू इकट्ठे हुए, और मेरे को ये पता है कि आज थोड़ा बहुत जो विधायक आज बनकर गए हैं, वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं चुना गया हूँ तो मैं 5 साल के लिए रहूँ जी। लेकिन उसके बावजूद 9 व्यक्ति जाने अपनी विधायकी को स्टेक पे लगाकर उसको छोड़कर जनता के बीच में दोबारा जाने के लिए तैयार हो गए, तो उनके साथ कितना अत्याचार हुआ होगा, ये सोचने की बात है। जैसे इन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाजपा में चले गए, उसमें मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि ये लोग जो छोड़ के गए हैं काले नागे। क्या इस तरह के बयान देना कहीं सही है, या क्या मानते हैं इन सब बयानों को देने के पीछे? आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? ऐसा है कि जो शब्द मुख्यमंत्री जी ने और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने, किसी ने मुर्गा कहा, किसी ने नाग कहा, किसी ने भेड़िया कहा, किसी ने भेड़ कहा, ये सारे जो संज्ञाएं ये ना मुख्यमंत्री को शोभा देती है, ना किसी पार्टी को शोभा देती है। आपसे अपना पुनवा संभाला नहीं गया, अब घर किसी से चलाया ना जाए और पड़ोसियों को गालियां दे या उनको फिर अब शब्द बोले, तो वो शोभा नहीं देता है। हाँ ठीक है, वो चले गए, आपके साथ उनका विचार नहीं मिले, आपकी कार्य पद्धति उनको पसंद नहीं आई, इस करके वो आपको छोड़कर चले गए। आप उनको उनकी आलोचना कर सकते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी से जीत कर आए थे, आप इस करके लोगों ने ये उम्मीदें लगाई थी, ये थी, वो चीज़ें बोल सकते थे, लेकिन आपने जो नाग है वो कहना ये सरासर गलत है। अभी अनुराग ठाकुर जी हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से इस बार फिर केंद्रीय हाईकमान ने जिम्मेदारी दी है। क्या लग रहा है इस बार अनुराग ठाकुर जी 5वीं बार जीतेंगे? कि अनुराग ठाकुर जी 5वीं बार जोरदार तरीके से जीत दर्ज करेंगे। मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी की लीड होगी और अच्छे मार्जिन के साथ हमीरपुर लोकसभा सीट आदरणीय अनुराग ठाकुर जी जीत कर जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, कोई आशंका नहीं है, और ये पूरे विश्वास के साथ हम बोल सकते हैं कि पहले से भी ज़्यादा लीड से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। कांग्रेस कैंडिडेट दे नहीं दे अलग बात है, वो उनका अपना है, वहाँ भी जो लड़ना चाहते हैं वो उनका कद नहीं है, जिनका कद है वो लड़ना नहीं चाहते हैं जी। इस करके वो कन्फ्यूजन में जिसका नाम लेते हैं वो दूसरे दिन मना कर देता है। तो आने वाले दिनों में क्या करवट लेता है इसमें वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है, ऐसा अपना मानना है।
अग्निहोत्री जी, आप इन चुनावों को लेकर अभी क्या आपकी रणनीति रहेगी अनुराग ठाकुर जी को जितवाने को लेकर, या और भी ऐसे मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा चुनावों को लेकर? अभी देखो, केंद्र सरकार यानी मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जब से 2014 से इस देश में है जी, उस समय से लेकर जितने काम और जो देश बदलने का काम मोदी जी ने किया है वो प्रमुख मुद्दा है। इसमें आज पूरे विश्व में भारत का डंका बजता है। हमारी विदेश नीति बड़ी कारगर है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, हमारी सेनाएं सशक्त हुई हैं। राफेल से लेकर स्नो शूज से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर अच्छे अच्छे जो हथियार और मिसाइल्स और बाकी चीज़ें सेना में सम्मिलित हुई हैं। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करने की हिम्मत इस देश ने की है। इस देश ने यहाँ चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेते हुए, चाहे वो हाईवेज बनाने की, कॉरिडोर बनाने की बात हो जी, चाहे वो बुलेट ट्रेन के लिए काम करने की बात हो, वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात हो, आज यहाँ एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात हो, चाहे वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, चाहे वो एम्स है, IIMs हैं, IITs हैं, इनकी संख्या बढ़ाने की बात है। इसके साथ साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब आज भारतवर्ष विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आए और आने वाले दिनों में 3रे नंबर पर आएगी और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा। ये सारे मुद्दे हैं, लोगों के जहन में भी हैं। हिमाचल प्रदेश में भी, चाहे वो यहाँ अगर मैं लोकल बात करूँ तो लोकल में धौला सिद्ध पावर प्रोजेक्ट लगाने की बात हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है, चाहे वो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बात है, चाहे वो बिलासपुर में एम्स की बात हो, चाहे PGI का सैटेलाइट सेंटर हो, चाहे वो भानुपल्ली बरमाणा रेलवे लाइन का काम युद्ध स्तर पर शुरू करने की बात है, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशनल टेक्नोलॉजी की हो, IIT की बात हो। ये सारे काम पिछले 2014 के बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। इसके साथ साथ यहाँ की सड़कों की दशा सुधारने का काम PMGSY के अंतर्गत हज़ारों करोड़ रुपए की योजनाएं यहाँ चली हैं, कई कंप्लीट हो गई हैं। हमने पिछले जब जयराम ठाकुर जी की सरकार थी तो हिम केयर, फिर गृहिणी सुविधा योजना, फिर जन मंच के माध्यम से लोगों की सेवा करने का काम किया। बड़े बड़े पुल, सड़कें और सड़क शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने का काम किया। आज इस सरकार का ऐसा हो गया है कि हिम केयर के पैसे नहीं मिलते हैं। मुख्यमंत्री जी सरकार चलाना नहीं चाहते, मुझे तो ऐसा लगता है। इस देश में जो पुराने मूल प्रश्न थे, चाहे वो धारा 370 थी, 35 से था, राम मंदिर का निर्माण था, चाहे वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात थी, चाहे ट्रिपल तलाक कानून बनाने की बात थी, या आने वाले दिनों में कॉमन सिविल कोड और ऐसे ऐसे और बहुत से विषय हैं जिनके कारण से इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया जाएगा। और इस देश के जो जीवन मूल्य हैं, जो विरासत है, जो संस्कृति है, उस संस्कृति को भी संजोने का काम करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जी। इस करके इन सब मुद्दों को लेकर हम हर गांव में, हर घर में दस्तक दे रहे हैं। हमने हर जगह मीटिंगों का दौर शुरू कर दिया है। हमारे ग्राम केंद्र स्तर पे मीटिंगें हो चुकी हैं, बूथ स्तर पर मीटिंगें चल रही हैं। इसके बाद हम बड़े बड़े कार्यक्रम पंचायत वाइज प्लान कर रहे हैं। उसके बाद हर गांव में जाकर दस्तक देंगे और जब 1 जून को चुनाव होगा उस समय तक हम 2-2, 3-3 बार हर व्यक्ति, हर मतदाता का दरवाज़ा खटखटा चुके होंगे और हर व्यक्ति से राष्ट्रवाद के नाम पे, विकास के नाम पे, विरासत के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाएंगे और अनुराग ठाकुर को यहाँ से भारी बहुमत से जितवा के भेजेंगे। लेकिन अभी कांग्रेस ने हाल ही में एक मुद्दा पकड़ा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को लेकर, कह रहे कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से भाजपा ने जो चंदा एकत्रित किया वो गैर कानूनी है। क्या लग रहा है आपको इस मामले में? देखो, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक व्यवस्था है, बनी थी और संसद में बनी थी जी, कि पहले कैश में और ऐसे नंबर 2 में चंदा लेते थे तो कंपनियां जो भी देना चाहते हैं वो दें। तो उसमें हर पार्टी को मिला है,
किसी को ज़्यादा मिला, किसी को कम मिला, जिसके ऊपर किसी को आस होती है, जिसको लगता है कि ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है, ये देश के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम कर रहे हैं, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग जॉब, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटेट कर रही है। इस करके इस सरकार का बना रहना जरूरी है। तो ऐसी पार्टी को लोग ज़्यादा चंदा देते हैं जी। अब मैं जिनके विरुद्ध चुनाव लड़ता हूँ, मुझे कम चंदा मिलता है, उनको करोड़ों में आता है, तो मैं क्या बोलूँ कि उनको क्यों आता है। तो ऐसे उस इलेक्टोरल बॉन्ड कांग्रेस को भी मिला, उनको 1700 करोड़ मिला होगा, बीजेपी को 6000 करोड़ मिला होगा। तो ये जो जिसके ऊपर ज़्यादा आश होती है, जिसको लगता है देश के लिए ज़रूरी है, वो कंपनी लगता है ऐसा करके वो डोनेशन देती है। इस करके ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये तो उनकी, मेरे को ये समझ ही नहीं आता ये क्या बात करते हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई अन्य कोई नेता हो, ये राह से भटके हुए ऐसे लगते हैं। अभी आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, लेकिन वो उनका कहना यह है कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर जो है भाजपा जो है उनको अंदर करने का प्रयास कर रही है, लोगों को डरा रही है, धमका रही है। क्या लग रहा है, ऐसा हो सकता है? देखो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जी। ईडी, सीबीआई इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडीज हैं, वो अपना काम कर रही हैं। पहले उनको काम करने नहीं दिया जाता था, अब वो उनको अपडेट इस गवर्नमेंट ने किया है और वो अपनी पूरी क्षमता के साथ ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने में, उनको भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में और बाकी काम में लगी है। इस करके ये अगर उनको लगता है कि जी ये सरकार के कारण से हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट तो सरकार के कारण से नहीं कर रहा है, वहाँ उनको राहत क्यों नहीं मिल रही है? अगर वहाँ भी कोर्ट में भी भारतीय जनता पार्टी ही करवाती है, तो अभी ये जो 6 विधायक अभी गए थे, उनको स्टे क्यों नहीं दिला पाए हम? ऐसा नहीं है, कोर्ट अपना काम करता है, कोर्ट की अपनी लाइन ऑफ एक्शन है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। उन सीमाओं में रहते हुए वो बुद्धिमत्ता से जज काम करते हैं। बातें आप बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन जब अपने ऊपर आई तो आप बोलते कि जी ये तो ईडी और ये सारी गलत है। तो अब ये शराब घोटाला जिसमें आज केजरीवाल अंदर है, उसका सबसे पहले तो कांग्रेस के लोगों ने बोलना शुरू किया भी ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है, और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। अब बच्चा भी समझता है कि जब 300 से ऊपर एक बोतल पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा था, इस सरकार ने उसको 2-3-4 रुपये पे पहुंचा दिया, और जो 5-7 रुपये, 10 रुपये या 20-50 रुपये डीलर को जाते थे, उसको 400 रुपये तक पहुंचा दिया। तो इसका मतलब क्या है? आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप शराब लॉबी के लिए काम कर रहे हैं कि लोगों के लिए काम कर रहे हैं? लोगों के लिए काम करते तो जितना रेवेन्यू आता, ज़्यादा आता आपके पास, उतनी ज़्यादा आप वेलफेयर की स्कीम चला सकते थे, लेकिन इन्होंने तो अपने खाते भरने हैं। तो ये सारे पथभ्रष्ट लोग हो गए हैं, इनके ऊपर लोगों का विश्वास भी खत्म हो गया है। ये सिर्फ थोड़ी बहुत जो रेवड़ियाँ बांटने का काम करते हैं, ये मुफ्त, उसके कारण से थोड़े वोट इनको मिल रहे हैं। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व में रहे विधायक विजय अग्निहोत्री जी, जो कि भाजपा में देखा जाए तो एकदम बेबाक तरीके से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से आज इनका इंटरव्यू के माध्यम से आपने देखा, हर एक सवाल का जो बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। तो फिलहाल हिमाचल तहलका न्यूज के साथ आप लोग बने रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।